नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति पर गौर कर रहे हैं जो कई युवा अनुभव करते हैं। हाँ, कम उम्र में परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी संभालना। बिल्कुल। हमारे पास मुंबई की एक 21 वर्षीय आकांक्षा के कुछ सवाल हैं और वित्तीय विशेषज्ञ अंकुर वारिको की सलाह भी है। हाँ, आकांक्षा अपने परिवार में अकेले कमाने वाली सदस्य हैं। सही। तो हमारा मकसद है इस बातचीत से मतलब वो जरूरी बातें निकालना जो ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे किसी के भी काम आ सकें। खासकर जब सवाल हो तत्काल जरूरतों का, भविष्य की सुरक्षा और वो घर खरीदने जैसे बड़े फैसलों का। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो मामला यूं है, आकांक्षा 21 साल की हैं, हर महीने करीब 26,800 रुपए कमाती हैं। ओके। परिवार में माता पिता हैं, एक छोटा भाई है। पिता वो लकवे के कारण काम नहीं कर सकते। ओ, और माँ? माँ का काम मतलब पक्का नहीं है, आता जाता रहता है। भाई अभी स्कूल में है। समझ रही हूँ। महीने का खर्चा भी अच्छा खासा है, करीब 19,000 से 20,000। इसमें 7,500 रुपए किराया है। घर का सामान, पिताजी की दवाएं, भाई की फीस, आना जाना, सब कुछ। तो बचत बहुत कम बचती होगी फिर। हाँ वही, बचत के नाम पर बैंक में मुश्किल से 20,000 रुपए हैं और कोई बीमा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बीमा नहीं, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। बस हाल ही में एक 500 रुपए की एसआईपी शुरू की उन्होंने। चलिए, ये अच्छी शुरुआत है। पर सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यही है कि परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित हो। क्या वो 20-25 लाख रुपए का घर खरीदने की सोचें या फिर किराए पर रहकर बचत और निवेश पर ध्यान दें। ये बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, और इतनी कम उम्र में ये सब सोचना, पर मानना पड़ेगा आकांक्षा का जज्बा कमाल का है। बिल्कुल, इस उम्र में इतनी समझदारी और हिम्मत सच में सराहनीय है। देखिए, किसी भी बड़ी योजना से पहले ना एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट बनाना सबसे जरूरी है। सुरक्षा कवच। हाँ, क्योंकि आकांक्षा अकेली कमाने वाली हैं। अगर भगवान न करे उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार की आर्थिक सुरक्षा इसी से होगी। कितना कवर लेना चाहिए इसमें? कम से कम 50 लाख रुपए का, लेकिन मैं कहूंगी कि आदर्श रूप से 1 करोड़ का कवर 60 साल की उम्र तक लेना चाहिए। अच्छा, और इसका खर्चा कितना आएगा अंदाजन? इसका मासिक खर्च अंदाजन 600 से 900 रुपए के बीच होगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये निवेश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा है, रिटर्न के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये हुई टर्म लाइफ की बात। इसके बाद? इसके फौरन बाद आता है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। ये आकांक्षा उनकी माँ और भाई के लिए लेना चाहिए। पिताजी की जो स्थिति बताई उसे देखते हुए शायद उनका बीमा अब मुश्किल हो। अच्छा, तो कितना कवर यहाँ ठीक रहेगा? एक 2-3 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान ठीक रहेगा। इसका खर्च करीब 1,400 रुपए महीना आ सकता है। तो कुल मिलाकर बीमा का खर्चा लगभग 2,000 रुपए महीना हो गया। हाँ, लगभग। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी किसी की भी सालों की जमा पूंजी खत्म कर सकती है। तो ये खर्च नहीं, एक तरह का निवेश ही है भविष्य की सुरक्षा में। बिल्कुल सही। अच्छा, तो सुरक्षा के लिए बीमा सबसे पहले, ये बात समझ आती है। लेकिन वो जो आकांक्षा का दूसरा बड़ा सवाल था, घर खरीदने वाला। हाँ, उनकी आय और मौजूदा हालात देखते हुए क्या ये सोचना भी अभी सही है उनके लिए? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इस स्थिति में और खासकर इतनी कम उम्र में मैं कहूंगी कि अभी घर खरीदना समझदारी नहीं होगी। क्यों नहीं? क्या वजह है? पहली वजह तो साफ है, डाउन पेमेंट। अगर 25 लाख का घर भी देखें तो कम से कम 4-5 लाख चाहिए होंगे डाउन पेमेंट के लिए, जो अभी उनके पास नहीं है। हाँ, ये तो मुश्किल है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लोन मिल भी गया 20 लाख का, तो उसकी मासिक किश्त यानी ईएमआई वो ही करीब 20,000 बन जाएगी। अरे, वो तो लगभग उनकी पूरी कमाई के करीब पहुंच गई। बिल्कुल, जो उनकी तनख्वाह में फिट ही नहीं बैठती। अभी देखिए, किराए पर रहने के फायदे हैं उनके लिए। जैसे? लागत कम है ना? 7,500 रुपए किराया दे रही हैं, जबकि ईएमआई 20,000 होती। दूसरा, लचीलापन है। कल को नौकरी बदलनी हो, शहर बदलना हो तो आसानी है। हाँ, ये भी है। और घर के मालिकाना हक के साथ ना और भी खर्चे आते हैं, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, कभी कोई मरम्मत निकल आई, इन सब से भी बचाव है अभी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अभी रुकने से उन्हें भविष्य में जब उनकी आय बेहतर होगी, बचत ज्यादा होगी, तब वो ज्यादा सोच समझकर एक बेहतर फैसला ले पाएंगी। मतलब जल्दबाजी में किसी प्रॉपर्टी या शहर से बन जाना ठीक नहीं। बिल्कुल, अभी फोकस कमाई बढ़ाने और बचत जोड़ने पर होना चाहिए। कौन जाने, 3, 5 या 10 साल बाद स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। ये बात तो है।
यानी सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी में फंसने से बचने की भी बात है। ठीक है, तो घर अभी नहीं खरीदना है, खर्च 20,000 रुपये और बीमा 2,000 रुपये, इसके बाद जो लगभग 4,800 रुपये बच रहे हैं उसका क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अब उस बची हुई रकम के लिए एक साफ योजना बनाते हैं। देखिए, पहला सुझाव तो हमेशा यही रहता है कि आय बढ़ाने के रास्ते तलाशें। शायद पार्ट टाइम ट्यूशन या कोई और काम जिससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो। हाँ, वो तो है ही। खैर, अभी जो 4,800 रुपये बच रहे हैं, उसमें से 1,800 रुपये हर महीने एक इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखें। ये बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड, इसे कहाँ रखें? बैंक में? बैंक सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर है कि इसे किसी सुरक्षित लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड में डालें। ये बैंक एफडी जैसा ही काफी सुरक्षित होता है। जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से 1-2 दिन में निकल जाता है और रिटर्न भी थोड़ा बेहतर मिल सकता है, शायद 7-7.5% के आसपास। यहाँ मकसद पैसा तेजी से बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना और जरूरत पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो 1,800 रुपये इमरजेंसी फंड में गए। हाँ। अब बचे 3,000, वो नहीं 2,000 बचे ना? हाँ, 2,000। हाँ, 2,000। अब इस 2,000 को इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। ये लंबी अवधि में अच्छी वेल्थ बनाने के लिए है। इक्विटी, इसमें रिस्क होता है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होता है बिल्कुल, लेकिन लंबी अवधि में, मतलब 7-10 साल या उससे ज्यादा में, इक्विटी ने ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं और एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा निवेश करने से रिस्क भी कम हो जाता है। अच्छा, तो ये 2,000 रुपये कैसे बांटे? कौन से फंड्स में? इसे ऐसे बांट सकते हैं। 1,000 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। ये सीधा सीधा देश की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करता है, तो इसमें स्थिरता रहती है। ओके। फिर 500 रुपये किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में। ये फंड मैनेजर को छूट देता है कि वो बाजार के हिसाब से छोटी, बड़ी या मझोली किसी भी तरह की कंपनी में निवेश कर सकता है। इससे थोड़ा लचीलापन आता है। ठीक है। और बाकी 500 रुपये? बाकी 500 रुपये एक स्मॉल कैप फंड में। इसमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि ये छोटी कंपनियों में निवेश करता है, लेकिन लंबी अवधि में सबसे ज्यादा रिटर्न बनाने की संभावना भी यहीं होती है। इंडेक्स, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात, स्टेप अप एसआईपी। मतलब हर साल कोशिश करें कि ये एसआईपी की रकम 10% बढ़ा दें। जैसे अगले साल 2,000 की जगह 2,200 रुपये महीना डालें। ये छोटा सा कदम ना लंबी दौड़ में बहुत बड़ा फर्क लाता है। 10% हर साल बढ़ाना? हाँ, आपको अंदाजा दूं, अगर ये 2,000 रुपये महीने की एसआईपी 10% स्टेप अप के साथ लगातार चलती रहे तो 10 साल में करीब 12% सालाना रिटर्न पर भी लगभग 7.5 लाख रुपए जुड़ सकते हैं। अरे वाह! और 20 साल में यही रकम करीब 48 लाख हो सकती है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। 48 लाख, ये तो कमाल है। तो इस सब का निचोड़, मतलब सार ये निकलता है कि प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले बीमा से खुद को और परिवार को सुरक्षित करें। हाँ। घर खरीदने का सपना अभी थोड़ा टाल दें। सही। आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दें। आपातकालीन स्थितियों के लिए पैसा जोड़ें। और जो पैसा बचे उसे सोच समझकर इक्विटी में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। एक तरह से ये आकांक्षा के लिए या उनके जैसी स्थिति में किसी के लिए भी वित्तीय आजादी का एक रोड मैप बन गया। आपने एकदम सही सार निकाला है। एक स्पष्ट योजना होने से ना, खासकर जब आप पर दूसरों की जिम्मेदारी हो, तो बहुत आत्मविश्वास मिलता है। देखिए, चुनौतियां तो हैं और रहेंगी, लेकिन सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। जल्दी शुरुआत करना और फिर टिके रहना, कंसिस्टेंट रहना, यही कुंजी है। और अंत में एक सवाल जो शायद पैसे से भी ज्यादा जरूरी है, जो मेरे मन में आ रहा है कि इतनी कम उम्र में इन सब जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए वो मानसिक मजबूती, वो मेंटल फोर्टिट्यूड कैसे लाया जाए कि बोझ एक बोझ न रहकर एक ताकत बन जाए। आकांक्षा का जो सकारात्मक रवैया है वो हमें इस दिशा में सोचने को कहता है। बहुत गहरा सवाल है। हाँ, शायद इसका जवाब सिर्फ वित्तीय योजना में नहीं, कहीं और भी छिपा है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।